सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। माशाअल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। इन सालों में क्या क्या हुआ और इस वक्त पाकिस्तान कहाँ पहुँचा है, क्या हैपनिंग्स हैं, मईशत पाकिस्तान की कहाँ है, जमहूरियत कहाँ है, पाकिस्तान किन किन शोबों में आगे गया है और किन किन शोबों में आगे जाना है। मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान में मईशत को देखें और मईशत की राह को देखें कि किस तरफ जाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि 21वीं सेंचुरी में जिन ममालिक की मईशत मजबूत है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट मईशत को आगे लेके चलना है। मेरे साथ आज जो शख्सियत स्टूडियो में मौजूद हैं वो पाकिस्तान के चंद टॉप बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन में से एक हैं। मैं आपका तारुफ करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उनको एक छोटी सी एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, उनकी प्रोफाइल बताता हूँ कि ये बेसिकली जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन, जिनको बिजनेस टाइकॉन कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा, मोहम्मद आरिफ हबीब साहब, इनके बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। पाकिस्तानी आप पे फ़ख्र करते हैं और आपके जो मिजाज में एक ठंडापन है, एतदाल है, उससे बड़े मानूस होते हैं। लोगों को शायद ये नहीं मालूम कि आपने पहली जॉब शुरू की तो आपकी उम्र 17 साल थी और तनख्वाह आपकी 60 रुपये थी। ये बताइए पहली जॉब कैसे शुरू की और इतनी कम तनख्वाह पे आपने काम शुरू किया? एक्चुअली मैं जब स्कूल में था तो स्कूल में मैंने साइंस ग्रुप में मैट्रिक किया था। तो उस वक्त जो है वो भाई साहब का एक विज़न था, बड़े भाई साहब का, कि वो वहाँ यूनाइटेड ओरिएंटल शिपिंग कंपनी में काम करते थे। तो वो लंच के वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज जाते थे और वो स्टॉक एक्सचेंज में जो है ट्रेडिंग हॉल की गैलरी से लंच टाइम में जो है वो वॉच किया करते थे। तो उनका ये कहा था कि वो मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरी है वो ब्रोकर होता है, क्योंकि अगर उसको मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए वो ट्रांजेक्शन करता है, उसको तो जो है वो ब्रोकरेज मिलती है। तो लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया कि मुझे जो है ब्रोकरेज हाउस सेटअप करना है और वो ब्रोकरेज हाउस सेटअप करने के लिए उन्होंने जो है वो मुझे आइडेंटिफाई किया कि आप जाके वहाँ सेटअप करेंगे। तो फिर उन्होंने ये कहा कि अब आप चूँकि साइंस की, अब आपको कॉमर्स लेना होगा। तो मेरे जो है वो मैट्रिक में मैथमेटिक्स में जो है वो 100 में से 99 थे और मुझे फ़िज़िक्स में जो है 100 में से 85 थे। अच्छा। तो मैंने अपने टीचर से जाके कहा कि हमारे बड़े भाई साहब ये कहते हैं कि यार आपके तो नंबर्स जो है वो उन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा ये उनका हुक्म है, लिहाजा उन्होंने जो कहा है मुझे वो करना है। माशाल्लाह। तो लिहाजा वो फिर हमने किया और बड़े भाई की बात मानी आपने और सब्जेक्ट चेंज किया साइंस से और फिर स्टॉक एक्सचेंज जाके ज्वाइन किया। तो उस वक्त जो है वो ज़ाहिर भाई साहब के भी बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो आपको सुन के जो है बड़ी खुशी भी होगी और हैरानगी भी होगी कि उस वक्त उनके पास 35,000 रुपये थे। तो उन्होंने 30,000 रुपये का मेंबरशिप कार्ड ख़रीदा और जो है वो 2,500 रुपये का टेलीफोन बूथ ख़रीदा स्टॉक एक्सचेंज में और 500-500 रुपये के टेलीफोन ख़रीदे। अच्छा। ये इब्तिदा थी। तो शुरू में स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो हमारा ऑफिस भी नहीं था। उन भाई साहब का ऑफिस जो है वो न्यू मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट के सामने था। तो हम सुबह ट्रेडिंग करते थे और दोपहर को शाम को जो है उनके ऑफिस पे को इस्तेमाल करते थे। तो ये थी बिगिनिंग। और जब मैं उनसे पहले जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो हाफ डे ज्वाइन किया था, क्योंकि हाफ डे मुझे खेलने मिलने का शौक होता था। हाँ, मैं खेलने भी आता हूँ, लेकिन आपको सब शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ था जब आपने काम शुरू किया? जी, उस वक्त जो है शनाख्ती कार्ड तो मेरा ख्याल उस ज़माने में थे नहीं। अच्छा। ये 1971 की बात है। अच्छा, तो माशाल्लाह आपने 17 साल की उम्र में काम शुरू किया। तो 60,000 रुपये जो सैलरी मिलती थी उसका आप क्या करते थे? 60 रुपये। हाँ, 60 रुपये। 60 रुपये वो पॉकेट मनी होती थी। अच्छा, फैमिली को देते थे, वालदा वगैरह को देते? नहीं, वो उसमें से तो मेरा नहीं देते थे, वो तो भाई टेक केयर करते थे। अच्छा, ये जो क्रिकेट वाली बात है, आपके बारे में बहुत शोहरत है, आपको बहुत शौक है क्रिकेट का, गली में भी आप बहुत खेलते थे, अब भी आप जब आपको चांस मिलता है आप क्रिकेट खेलते हैं। ये शौक किस हद तक आपको आगे ले गया क्रिकेट की जाने? एक्चुअली ज़ाहिर हम जब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये जो क्रिकेट हमने शुरू किया, हम 8वीं क्लास में थे। तो मैं और मेरे दोस्त जो हैं हम एक ही
मोहल्ले में जो है साथ होते थे, तो हम आपस में हमने ये डिस्कस किया कि सुना है कि स्कूल में जो है वो खेल फ्री होता है, और चूँकि आप अगर मोहल्लों में खेलते हैं तो वहाँ आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। जी जी जी। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ये जो है हमारा स्कूल उस वक्त जो है एक खारदर में होता था, तो उन्होंने कहा हाँ वो ककरी ग्राउंड में जो है वो खेला जाता है। हाँ। तो हमने दोनों ने फैसला किया कि चलो वहाँ चलते हैं। तो हम जब वहाँ गए तो वो स्कूल की क्रिकेट प्रैक्टिस हो रही थी, लेकिन हमें कोई उस पर लिफ्ट नहीं करा रहा था, तो वहाँ फुटबॉल पड़ा हुआ था। हमने फुटबॉल उठा के खेलना दोनों ने शुरू किया। तो टीचर ने हमारे बुलाया कि भाई क्यों, मैंने कहा आप बहुत देर से मैं कहूँ कोई आप हमें मौका नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा आपको खेलना आता है, मैंने कहा आप ट्राई ले लीजिए। अच्छा। तो उन्होंने ट्राई लिया और मैं सेलेक्ट हो गया उसमें। अच्छा। तो वो था जमात जब से मैं क्रिकेट जो है वो, इससे पहले मैं ज़्यादा फुटबॉल खेलता था और फुटबॉल का मैं खिलाड़ी ज़्यादा अच्छा था। अच्छा। लेकिन फिर वो स्कूल की क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुए, तो फिर वो इंटर स्कूल टूर्नामेंट भी खेले, फिर कॉलेज में भी जो है खेला, और साथ साथ काम भी करते रहे और खेलते भी रहे। और अभी तक भी जो है वो खेलते हैं, जब मौका नहीं बल्कि एवरी संडे मॉर्निंग जो है वो हमारा वेटरन 40+ की टीम है। नया नाज़माबाद में हमने स्टेडियम बनाया और वहाँ जो है वो रेगुलर मैचेस खेलते हैं। हाँ ज़बरदस्त, आपने क्रिकेट स्टेडियम बनाया माशाल्लाह। अब मैं, ये तो बहुत दिलचस्प बातें और कम लोगों को मालूम होंगी कि आरिफ हबीब साहब किस तरह से स्टार्ट उन्होंने लिया और स्टार्ट लेते लेते कितने बड़े बिजनेस टाइकॉन पाकिस्तान के बन गए। अब लोग पूछते हैं, ये इमरान खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्कीमें शुरू की हैं, नौजवान लोन ले लें, शराइत भी नहीं है, जो ऐलान वो करते हैं, लेकिन बैंक में जाते हैं तो पता नहीं कितनी शराइत निकल आती है। अच्छा, अगर आम नौजवान को जो कि यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से निकल रहा है, उसके पास क्या जज्बा होना चाहिए कि वो कोई कारोबार शुरू करे, क्या करे पाकिस्तान का नौजवान? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए या इवन इन्वेस्टमेंट फील्ड में, वो नॉलेज का हासिल करना है। जितना अच्छा नॉलेज होगा, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नॉलेज हासिल करें। अगर उन्होंने अच्छा नॉलेज हासिल किया हुआ है तो आई थिंक कैपिटल का एक रोल ज़रूर है, लेकिन उस थोड़े से कैपिटल में भी आप अच्छे नॉलेज की वजह से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर एक दफ़ा आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया, राइट ट्रैक पर आप चले गए, तो फिर पाकिस्तान में ख़ास तौर पर स्काई इज़ द लिमिट। स्काई इज़ द लिमिट, और बहुत सारी जगहों पे फील्ड्स आर ओपन। वहाँ इतनी ज़्यादा जो है वो कंपटीशन नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड नेशन और दूसरी जगहों पे। तो उस लिहाज से थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज हासिल करना, और ज़रा सीरियसली जो भी आप काम कर रहे हैं। आपने भी जब स्टॉक एक्सचेंज में आप गए तो आपने सबसे पहले, आपके पास नॉलेज थी, आपके बड़े भाई ने सिखाया या उस एनवायरनमेंट से आप सीखे? उसमें वो भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि जब मैं वहाँ था तो हमारे भाई साहब जो है वो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर थे। अच्छा। तो उनको लोग जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म समझ के वो ये समझते थे कि इनका नॉलेज जो है वो अबाउट बैलेंस शीट्स एंड कंपनीज जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो वो वैसे हमको रेट करते थे कि ये नॉलेजेबल लोग हैं, जो कि मैं इतना नॉलेजेबल नहीं था उस वक्त। लेकिन वो जो प्रेशर था, उस प्रेशर ने जो है वो मुझे मजबूर किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करूं। एंड आई थिंक मेरा इनिशियल पीरियड में जो सक्सेस जो है उसका सबसे बड़ा अगर कोई रीज़न है तो वो यही है कि मैं जब वहाँ स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग हॉल में कंपनीज़ की रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होती थी, मैं जो अनाउंसर के साथ जाके खड़ा हो जाता था। अच्छा। और वो जो अनाउंस करता था उसको सारा मैं पढ़ लेता था, और वो जो सारा पढ़ के वो नॉलेज में जो अपने क्लाइंट से शेयर करता था, तो क्लाइंट्स बहुत उसको अप्रिशिएट करते थे, और वो फिर बेटर बिजनेस में ट्रांसलेट होता था। तो उस की वजह से, उस रेपुटेशन की वजह से, और फिर चूँकि उसके फ़वाइद देखे कि जो है वो अच्छा नॉलेज आप हासिल करते हैं, तो आप इकोनॉमी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, पॉलिटिक्स के बारे में होना चाहिए, सेक्टर्स के बारे में होना चाहिए, कंपनी के बारे में, स्पॉन्सर्स के बारे में, ये सब जो नॉलेज है ये बहुत आपको हेल्प करता है इन फैक्ट प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। जो 100% तो कोई राइट नहीं होता, बट आपको एक सब्सटेंशियली बेटर रिजल्ट जो है वो हासिल हो जाते हैं अगर आप में ये एबिलिटीज़ हो जाए। और थोड़े से धीमे भी हों। डेफिनेटली अगर मतलब इंसान को जो है वो सीरियस होना चाहिए। सीरियस इन द सेंस के अननेसेसरी, जिसको आप कहते हैं, पंगे नहीं लेना चाहिए, और अपने काम की तरफ जो है वो तवज्जो करें और अपने आप को कंसंट्रेट करें। क्रिकेट में कहते हैं ना, क्रिकेट में अक्सर जो है वो बैट्समैन आता है तो बैट्समैन को
जो है वो डिस्टर्ब करने के लिए मुख्तलिफ, कोई गाली दे रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, तो वो अपना कूल जो रखता है, वो कूल रखता है, वो तो जो है वो फिर वहाँ स्टे करता है। लेकिन जिसने कूल लूज कर दिया वो इधर उधर मार के आउट हो जाता है। अरे भाई, स्टॉक एक्सचेंज में पैसे कैसे बनते हैं? क्या आपने जब पहली बार पैसे बनाए वो कैसे बनाए? तनख्वाह तो आपकी थी 60 रुपये, लेकिन पैसे कैसे बनाए थे आप? ये जो मेरी इब्तिदा थी वो तो 60 रुपये थी, लेकिन जब मैं स्टॉक एक्सचेंज में गया तो उस वक्त मेरी तनख्वाह बढ़ के 350 हो गई थी। अच्छा। और फिर उसके बाद जो है वो भाई साहब ने इंसेंटिव के तौर पर मेरा प्रॉफिट शेयर भी जो है वो उसमें रखा था, ताकि ज़्यादा मेहनत से काम किया, इंटरेस्ट लेवल बढ़ा दिया, ताकि उन्होंने इंटरेस्ट लेवल जो है वो बढ़ा दिया। जो शुरू में था वो तो ये था कि चूँकि मैं ऐसे ही हाफ डे के लिए उनके ऑफिस जाता था, तो वहाँ जो इनिशियली जो है वो हमें कुछ सेटबैक हुआ, और वो सेटबैक ज़ाहिर है इस तरह हुआ कि ये था कि एक मॉडल कहते हैं कि भाई वहाँ मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, आप ये जो फ्लक्चुएशन को जो है वो कैप्चर करें और प्ले करें तो यू कैन मेक सम मनी आउट ऑफ इट। तो उसको अटेम्प्ट किया तो उसमें लॉसेस हुए, और लॉसेस हुए तो फिर ये था कि भाई ये तो क्या हो गया, ये तो आप जो है ये काम ठीक नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो कुछ अरसे में जो है वो ये समझ आ गई कि एक्चुअल जो विनर है वहाँ का रियल इन्वेस्टर है, और जो नॉलेज के बेस पर जो है वो काम करना जिसको आता है। अच्छा अरे भाई, ये जो हम देखते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज को देखें, बहुत सारी कंपनियां नहीं हैं। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ लोगों की है, लेकिन इन्वेस्टर की तादाद बहुत कम है। लोगों को सही तरह पता नहीं चलता कि उसको इन्वेस्ट करने के बाद पैसे बनेंगे कैसे। उसके बारे में जो आप बात कह रहे हैं कि लोगों को शऊर नहीं है, उनको पता नहीं होता, मालूमात नहीं होती। कैसे आम पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में जाए, और ये कंपनीज रजिस्टर्ड कैसे होती है? इसमें एक तो ये कि एजुकेशन का फुकदान है, लोगों को जो है इसके बारे में पूरा इल्म नहीं है। तो आई थिंक स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूरत इस बात की है कि इसके बारे में जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को बताया जाए, और उनको स्टॉक एक्सचेंज के विज़िट करवाए जाएं, ताकि उनसे वहाँ मज़ीद जो है उनको मालूमात हासिल हो। हमारे बिल्कुल आपने सही कहा कि जो है वो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ जो हैं वो बहुत कम है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड, जो है वो जो हमारी आबादी के हिसाब से और इकोनॉमी की साइज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। हम आई थिंक हमारी जनरली एक थंब रूल है कि स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसकी जीडीपी का 100% होना चाहिए। हम 20% मुश्किल से जो हैं। इस तरह नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स भी जो है वो ये कम है। तो ये एजुकेशन के ज़रिए ही जो है वो इसको बेहतर किया जा सकता है। और इसमें हालांकि स्टॉक एक्सचेंज में जो रिटर्न्स का रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज का, बल्कि अच्छा हम ये कहेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन के फुकदान की वजह से ये नंबर्स अच्छे नहीं हैं। बाज़ औक़ात ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज थी, ये भी बताई गई इसमें क्यों ऐसा हुआ, मर्ज क्यों हो गई, कि एशिया की नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज है, दुनिया में तीसरे नंबर पर है। अब उसकी कंपनीज की तादाद लिमिटेड, इन्वेस्टर इतने सारे हैं नहीं, फिर ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है कि इस हद तक चले गया, अब स्टॉक का लेवल यहाँ तक चला गया, तो ये वजह क्या? वो उस पर्टिकुलर ईयर में उस स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स की वैल्यूएशन में जो इजाफा हुआ है उसको मेजर किया जाता है, और ये देखा जाता है कि मुख्तलिफ जो दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस के मुकाबले में परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज़ जो है वो कहाँ हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा हुआ है तो उसको ये कहते हैं कि दुनिया की बेहतरीन बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रही है, या एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रही है। बेशक कंपनीज कम हैं, इन्वेस्टर्स कम हैं, लेकिन कम है, लेकिन जो भी इस वक्त सिचुएशन है उसके तहत उस सिचुएशन के हिसाब से उसका परफॉर्मेंस जो है यूँ को मेजर किया जाता है, और इस तरह उसको और क्रेडिट लिया। और ज़ाहिर है स्टॉक एक्सचेंज जब अच्छा परफॉर्म करता है तो जनरली जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है कि इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर है, तो उसमें ज़ाहिर है फिर हुकूमतें भी खुद उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करती हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और उससे पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज, क्या ज़रूरत थी इसको मर्ज करने की? इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज को भी ले आए और लाहौर को भी ले आए और कराची को, उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो गई, इससे कोई बड़ी तब्दीली आएगी? जी एक्चुअली हुआ ये कि 1948 में कराची स्टॉक एक्सचेंज कायम हुआ था,
ठीक है। और जब लोग इंडिया से जो है पर्टिकुलरली मुंबई से बहुत गुजराती यहाँ जो माइग्रेट हुए थे, तो उन्होंने आके ये स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बनाया था। ठीक है। फिर उसके बाद लाहौर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बना कई सालों के बाद। फिर इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कोई 80s के लगभग जो है 80s में बना। लेकिन उन 3 स्टॉक एक्सचेंजेस की होने की वजह से वो लाहौर और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। वो सारे जो है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज को ही जो है वो फॉलो करते थे। अच्छा। तो फिर ये फील किया गया कि मुल्क में जो है वो एक ही स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए, और एक स्टॉक एक्सचेंज को फिर ये किया गया कि ये जो कराची स्टॉक एक्सचेंज की को जो है कन्वर्ट कर दिया गया इनटू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और उसमें जो लाहौर इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स थे उनको ब्रोकरेज लाइसेंसेस जो है वो दे दिए गए। तो इस तरह वो जो है एक यूनिफाइड उससे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना, जिससे फ़ायदा हुआ। आप कई दफ़ा उसके सरबराह रहे हैं, कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, कराची स्टॉक एक्सचेंज के बहुत सारे ओहदों में भी रहे। कहा जाता है 40% से ज़्यादा शेयर्स चाइनीज़ कंपनीज ने ले लिए, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ गई है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर 40% शेयर चाइनीज़ का है तो उससे ये अच्छा फैसला हुआ है, या पाकिस्तान के शेयर होल्डर्स उनके राइट्स, उनकी जगह कम हो गई है, चाइनीज़ की जगह बढ़ गई है? नहीं, एक्चुअली जब हम ये कहते हैं कि चाइनीज़ ने शेयर होल्डिंग ले ली है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जो ये ट्रेडिंग मैनेज करती है, जी। उस कंपनी की जो है वो शेयर होल्डिंग उन्होंने 40% लिए। अच्छा। उसका आइडिया ये था, नॉट लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनी पाकिस्तानी, वो तो पाकिस्तानी वो और दूसरे इन्वेस्टर्स जो है वो ओन करते हैं। तो उसमें ऑब्जेक्टिव यही था कि अगर वो चाइनीज़ स्टॉक एक्सचेंज आती है तो वो ये है कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लाएगी, वहाँ के प्रोडक्ट्स जो है वो लाएगी, कुछ चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान की तरफ जो है वो माइल करेंगे। ये एक्सपेक्टेशंस थी, जिसकी वजह से उनको एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग के ज़रिए ये दिया गया था। अच्छा, अरे भाई, हम उस खित्ते में हैं पाकिस्तान जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर नहीं बना, हम ऐसा, वैसे तो दुनिया 21वीं सेंचुरी में, लेकिन पाकिस्तान शायद 20वीं सेंचुरी में चल रहा है। पीने का पानी नहीं है, रोज़गार प्रोसेस ठीक नहीं है, कोटा सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज़ इंडस्ट्रीज से कनेक्ट नहीं है, लोग पढ़ने के बाद भी इंजीनियर्स जॉब ढूंढ रहे होते हैं, मैकेनिज्म ऑर्गेनाइज नहीं है पाकिस्तान में, इवन पूरे पाकिस्तान में नहीं है, किसी एक शहर की बात नहीं हो रही। अब ये जो हुकूमत है, इस वाली हुकूमत की, हम पिछली हुकूमतों की बात नहीं करते, इस वाली हुकूमत ने बहुत सारे ऐसी इस्लाहात पैदा की, कंस्ट्रक्शन के शोबे को एक सनत का दर्जा दे दिया, हाउसिंग की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप बहुत सारे हाउसिंग के प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। आपको गैप्स क्या नज़र आ रहे हैं जिसे हुकूमत को फिल करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो है वो वेल्थ क्रिएशन को जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता, जितना कि आप तो माशाल्लाह बड़ा उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये है कि जनरली जो है वेल्थ क्रिएशन को अप्रिशिएट करना चाहिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी को इनकरेज करना चाहिए। हर शख्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो जॉब क्रिएट कर रहा है, वो टैक्सेस जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमारा एक ओवरऑल कल्चर ये होना चाहिए कि भाई हर शख्स, चाहे वो मर्द हो, वो औरत हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है वो मशगूल रहे, और वो एक्टिविटी में मशगूल रहेगी तो डेफिनेटली वो आवाम जो है वो फिर मुख्तलिफ शोबों में जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो हम, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम अगर जो दुनिया के मुकाबले में कंपेयर करते हैं तो हम काफ़ी पीछे नज़र आते हैं, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो दुनिया भर में जो चीज़ें हो गई हैं वो पाकिस्तान में अब होना बाकी हैं। जी। तो अब पाकिस्तान में अगर होना बाकी हैं तो ये सारी चीज़ें होंगी, मैं और आप नहीं कर सकेंगे तो आने वाले लोग जो है उसको इंशाअल्लाह ताला करेंगे। तो उस सूरत में जो है यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो हम अपने बच्चों को जो है वो इनकरेज करें कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएं, उनको बताएं कि भाई आप मुलाजिमत करें, एज ए प्रोफेशनल करें, क्योंकि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल की पार्टनरशिप बहुत अहम है। वो दोनों अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे होंगे तो जो है वो यूनिट जो है वो तरक्की करेंगे। तो उनको ये हमें सिखाना कि अगर एज ए प्रोफेशनल आप काम कर रहे हैं तो मेहनत से अच्छा बेहतरीन काम करें, और अगर आप एज एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं तो उसमें भी जो है वो कमिटमेंट के साथ करें। तो जब ये दिखाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह हमारे यहाँ जो हमारे इंडिजिनस शोबे, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे यहाँ IT में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारा जो है वो इसी तरह मुख्तलिफ अगर शोबे हम उठा के देख लें तो उनमें
बेतहाशा काम करने को है, और उसमें अगर हम अपने लोगों को, बच्चों को उसके लिए प्रिपेयर करें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो एजुकेशनल सिलेबस है वो अलाइन नहीं है विद इंडस्ट्री नीड्स, कि जो उनकी ज़रूरत है माफ़ कीजिएगा, उसके मुताबिक अपने बच्चों को तैयार करना, और उनको चाहिए कि वो स्टडी करें कि हमारी इंडस्ट्रीज़ की, कारोबार की क्या ज़रूरत है। तो वो चीज़ें उनको सिखाएं ताकि जब वो जो है वो ग्रेजुएट होकर निकलें तो फ़ौरन ही जो है वो अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकें। अरे भाई एक ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक के बाद आरिफ हबीब साहब से सवाल ये करना है कि आम नौजवान जो यूनिवर्सिटी से निकल रहा है उसके सामने जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, हुकूमत उसमें क्या पार्टिसिपेट कर रही है, उसकी फैमिली क्या कर रही है, वो खुद किस तरह उसको हल करेगा और हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आरिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, एक ऐसी शख्सियत जो मुकम्मल तौर पर 100% पाकिस्तानी और हर चीज़ों के बारे में बहुत पॉजिटिव लेके चीज़ों को चलते हैं। 60 रुपये सैलरी पहली, और उसके बाद अल्लाह ताला ने ये सब कुछ दिया, और वो सिर्फ नॉलेज और मेहनत की वजह से। अब नौजवान चाहते ये हैं कि वो आप जैसे बन जाएं, आपको फॉलो करें। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे बिजनेस टाइकून्स हैं जिनको देखें और उनको कॉपी करें तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उनमें से माशाल्लाह से एक शख्सियत आप हैं। एक यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से निकलने वाला नौजवान, वो उसके सामने जो चैलेंजेस हैं, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्राइवेट सेक्टर की क्या है, उसकी खुद की क्या है, और एक प्रेशर होता है फैमिली का, पैसे बना के लाओ, पैसे लेकर आओ, और इतनी बेरोजगारी है। इस सारे सिनेरियो में इस वक्त जब हम खड़े में 21वीं सेंचुरी में इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत है, नौजवान को क्या करना चाहिए? आई थिंक देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे कि जहाँ लोगों के लिए काम करने के मौके ज़्यादा से ज़्यादा हों, प्राइवेट सेक्टर में भी हों और पब्लिक सेक्टर में भी जो हैं वो हों, ताकि लोगों को जो है वो अपनी बेसिक नीड के लिए जो है वो रोज़गार हासिल हो सके। और बच्चों को चाहिए कि नौजवान नस्ल को चाहिए कि जब अपनी वो स्टडीज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इन्हमाक से, सीरियसली जो है वो इल्म को हासिल करें, ताकि उस इल्म को फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। और डेफिनेटली जब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं तो फिर ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करना जो है वो आसान होगा। मुआशरे को चाहिए कि वो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को और वेल्थ क्रिएशन के इक़दामात को जो है वो अप्रिशिएट करे और उसको इनकरेज करे, क्योंकि हर शख्स में ये होना चाहिए कि मैं काम करके अपने लिए भी जो है रोज़गार कमाऊंगा और मैं मुल्क के लिए जो है वो अच्छा से अच्छा कंट्रीब्यूशन करूंगा, बेहतर से बेहतर जो है वो काम करूंगा। मैं अगर कोई इस प्रोडक्शन यूनिट में हूँ तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो बनाने में कंट्रीब्यूट करूँ। मैं जो भी कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करके, उनका एहतराम करके मैं काम करूँ और एक अच्छा डिसिप्लिन जो है वो ग्रुप और कौम के तौर पर हम इमर्ज हों। तो ये हमने बहुत सारी ऐसी कौमें देखी हैं कि जो बेशक उनमें कोई हमसे बहुत ज़्यादा वो अक्लमंद और स्मार्ट नहीं है, लेकिन उनमें एक सिस्टम मौजूद है, आपस में जो है उनमें यूनिटी है, यूनिटी ऑफ पर्पज़ है। उनको पता है कि हमें क्या जो है वो करना है। उनके मौके हुकूमत ने जो है उनको दिए हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर को चाहिए कि यंग लोगों के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा मौके प्रोवाइड करें और ऐसे जगहों पे जाएं, ऐसी इन्वेस्टमेंट करें कि जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है, इनके अंदर जो है वो काफ़ी आईटी का जो है वो शोबा है कि जिसके अंदर जो है बहुत सारा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलती है। फिर इसके बाद ऐसी आपस के अंदर जो है वो सोसाइटीज़ होनी चाहिए कि जो उन लोगों के लिए, यंग जनरेशन के लिए जो है ऐसी इस किस्म की स्ट्रेटजीज़ बनाएं कि वो उनके लिए क्या चीज़ जो है वो अवेलेबल करें कि वो आके मसरूफ़ हो जाएं और मसरूफ़ होकर उसकी जो है वो बेहतर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सके। तो मैं समझता हूँ चीज़ें पाकिस्तान में उस शौबे में बेहतर हो रही हैं,
लेकिन इसमें और ज़्यादा मेहनत करने की जो है वो ज़रूरत है। आपने जिक्र किया कंस्ट्रक्शन के शोबे का, जो हम इंडस्ट्री बनी ही इस दौर के अंदर है, एक पैकेज मिल गया, अब हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग्स बन रही हैं। अब ये अलग मामला है कि 18वीं तरमीम की वजह से कराची और सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है, और फेडरेशन के और जो इलाके हैं वहाँ पर पंजाब में किस तरह से काम है। आप ओवरऑल सारे सिनेरियो को किस तरह देख रहे हैं, इस कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी को? और फिर इमरान खान कहते हैं कई सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ कनेक्टेड है, इकॉनमी चल रही है, तेज़ी से हो रही है, लेकिन इसकी तमाम चीज़ों के बावजूद सस्ता घर लोगों के पास नहीं है। सस्ता घर का चीज़ें महंगी हो गई, सरिया महंगा हो गया, सीमेंट महंगी हो रही है, हुकूमत की जो होना चाहिए मैनेजमेंट वो शायद वीक है, जिसकी वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं। जी फैसल भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरी नज़र में है वो अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसेस है। हमारे यहाँ ऑलरेडी इस वक्त 10 मिलियन घरों की शॉर्टेज है, और हर साल जो है वो 4-5 लाख की शॉर्टेज जो है वो बढ़ रही है। ठीक है। तो ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन। आपने ये देखा होगा कि इवन ये इस महंगाई के बावजूद आप अगर कोई भी घर की इन्वेस्टमेंट करता है तो वो बड़ा सुखी रहता है, और उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेट ऑफ इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ हाउसेस जो है इज़ मच हायर देन इंटरेस्ट रेट। तो आपने कभी भी आपने देखा होगा दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जिसने घर ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली, वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है कि यार मैंने इतने में लिया था, आज इतना हो गया। अब ये हुआ है कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। दुनिया भर में डेवलपमेंट में तो जाहिर है वो अपनी इक्विटी 10-20% इक्विटी डालते हैं, बाकी 80% जो है वो बैंक का लॉन्ग टर्म 20 साल का 25 साल का जो है उनको लोन अवेलेबल। ये चीज़ अब पाकिस्तान में जो है अवेलेबल हो गई है। इसको जो है वो स्टेट बैंक की स्टीयरिंग कमेटी एवरी फोर्टनाइट मॉनिटर करती है कि ख़ास तौर पे इसमें जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, जो छोटे लोग हैं उनके लिए जो है इसकी अवेलेबिलिटी आसान बनाई जाए, और फिर आम लोगों के लिए, डेवलपर्स के लिए, इनके लिए भी जो है फाइनेंसिस। बैंक को तो पहले ट्रेनिंग कराए, बैंक को दे ही नहीं रहे। नहीं, अब देना शुरू किया है। अब मैं देख रहा था कि नंबर्स, कोई लो कॉस्ट हाउसिंग एप्लीकेशन जो है 1,57,000 के करीब एप्लीकेशंस आई, सॉरी 151 अरब रुपए की जो है वो एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से जो है वो 51 अरब की एप्लीकेशन बैंकों ने मंजूर की है। अच्छा। और ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग की हम बात करते हैं तो ये 35 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए के दरमियान के सारे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी जो है ये अच्छी चीज़ हो रही है, वो ये ज़्यादा जो है वो अच्छी। फिर ये है कि बहुत सारी और जो है वो मराद दी गई हैं। अभी आपने देखा होगा कि रीट्स को इनकरेज करने के लिए, ताकि आम लोग जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें, और इससे रिलेटेड बहुत सारी और इक़दाम जो है वो भी किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आए और लोगों के लिए घर ख़रीदना आसान हो जाए। क्योंकि ये घर का छोटे जो घर हैं उसका कैलकुलेशन इस तरह करने की कोशिश की गई है कि अगर एक शख्स जो है वो 10-20% इक्विटी दे देता है तो बाकी 80% उससे 20 साल 25 साल में उन किराए के बराबर की इंस्टॉलमेंट में जो है वो हो जाए, ताकि वो सिर्फ ये 20% दे और बाकी 80% किराया देता रहे, घर उसका जो है वो हो जाएगा। तो इस चीज़, अब ये चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है, और इसको भी जो है वो लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। इंक्रीज़ है इसमें और ज़्यादा, बैंक भी कर रहे हैं इसके अंदर, बट मज़ीद बैंकों को जो है वो फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। अच्छा अरे भाई, हम देखते हैं कि आबाद के नुमाइंदे, वैसे बड़े टॉप डेवलपर के लोग हैं, वो शिकवा करते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, कराची में, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं निस्बतन दीगर शहरों में काम करने के मुकाबले में, और ये शहर 70% रेवेन्यू देता है और इसका बड़ा मकाम है और मईशत का हब है, और पाकिस्तान इसके बगैर नहीं चल सकता। आप एज ए पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून आप क्या देखते हैं, क्या हर्डल्स आपको लाहौर, इस्लामाबाद में, पेशावर, कोयटा में नज़र नहीं आते और कराची में नज़र आते हैं, और वो क्यों? आई थिंक ये बात तो सही है कि जो रेट ऑफ अप्रूवल्स जो हैं वो अब पंजाब में काफ़ी बेहतर हो गए, काफ़ी जो है वो उसमें तेज़ी है एज़ कम्पेयर टू सिंध। अब इसमें एक जो इशू जो है वो अक्सर जो है उसका एक्सक्यूज़ के तौर पर दिया जाता है, वो ये होता है कि ये कोर्ट्स केसेस जो हैं, कोर्ट्स केसेस, क्योंकि पास में ऐसा हुआ है कि बहुत सारी जो कन्वर्जन है कमर्शियल में वो जो है वो लीगल नहीं है।
तो वो लीगल न होने का अब डेवलपर कहता है कि भाई मैंने तो सारी चीज़ जो है जब ये लीगल थी जब उसको लिया है, और इसका अगर कोई कसूरवार है तो वो रेगुलेटर है जिसने इसकी हुकूमतों का मसला तो नहीं है, अप्रूवल दी है। एक वो होता है करप्शन और इस तरह की चीज़ें। आई थिंक अगर वो है भी ना तो मुझे ये लगता है कि फिर ये कंपटीशन जो है, देखें ना, अगर कोई सूबा जो है वो अच्छा इसमें परफॉर्म करता है तो उसका मतलब वहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसेस ज़्यादा होंगे, वहाँ रोज़गार जो है कि मौक़े ज़्यादा बढ़ेंगे, और जिस सूबे में वो स्लो होगा तो वो दोनों चीज़ें कि अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसेस का भी मसला होगा और वहाँ रोज़गार भी जो है वो नहीं बढ़ेगा, तो उनके ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो आएगा। जो आप जिस बात की तरफ आप इशारा करते हैं उस पर भी लोगों के जो है वो ओपिनियंस हैं, लेकिन वो पब्लिक प्रेशर है कि जो इन चीज़ों में जो है वो उसको उसमें तसी कर सकता है। अच्छा, ये आम नौजवान, जहाँ से मैंने बात का आगाज़ किया था, कंस्ट्रक्शन का शोबा हो, कोई भी शोबा, IT का शोबा हो, कोई और बिज़नेस हो, अब जैसे घर के लिए लोन अवेलेबल है, हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया, इस तरह से आम नौजवान को लोन देने की बात भी की है। आपके ख्याल में ये कितना आसान है हुकूमत की पॉलिसी, एक आम नौजवान के लिए कर्ज हासिल करना मौजूदा सिस्टम में? इसको जो है वो आसान बनाना चाहिए। आसान जो है वो एक पॉलिसी जो है वो अनाउंस हुई है, उस पॉलिसी के तौर पे बैंक जो है वो ज़रूर ये देखते हैं कि उनका सरमाया महफूज हो, वो चाहे वो घर के लिए पैसा दे रहे हों, चाहे वो कामयाब नौजवान के लिए पैसा दे रहे हों। उसमें 10 लाख तक तो किसी ने पूछना भी नहीं, देना है तो वो समझते हैं कि शायद नौजवान लेके पैसे भाग जाएंगे, पैसे देंगे ही नहीं। ये है कि उनको प्रपोजल ऐसा इस तरह पाबंद करें। लेकिन देखिए बहुत सारी जैसे एजुकेशन के सिलसिले में अक्सर ये बात होती है कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स वगैरह जो है वो मिलती हैं, और हायर एजुकेशन के लिए ख़ास तौर पे तो उसमें ये कहा जाता है कि आप इनको कर्ज़ हसना दें। अगर कोई हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो उसके पास वसाइल नहीं है फ़ीस वगैरह देने के लिए, तो आप इनको कर्ज़ हसना दें कि जब वो तालीम हासिल करके अच्छी जगह सेट हो जाएंगे तो वो जो है वापस कर देंगे। इसी तरह बाकी लोगों के भी हमारे यहाँ ये कल्चर भी पैदा करना पड़ेगा कि लोग अगर कर्ज़ा लेते तो कर्ज़ा वापस करें, तो उसकी वजह से लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को और इनकरेजमेंट होगी। अगर वो पैसा वापस देने का रुझान नहीं होगा तो वो हेजिटेंट होंगे, वो लोग पैसे ज़्यादा नहीं देंगे। नौजवानों को ऐसा प्रपोजल बनाना चाहिए जिसमें बैंक कन्विंस हो जाएंगे इसको देने हैं पैसे दें, और इनिशियली जो है वो तो गवर्नमेंट ने कुछ गारंटीज भी की हैं कि भाई आपका एक अब तक लॉस जो है वो गवर्नमेंट अंडरराइट कर रही है। तो ये इब्तिदा जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें तमाम तो बैड डेट नहीं होता, अगर थोड़ा बहुत बैड डेट हो भी जाए तो आई थिंक वो ओवरऑल जो है कम्युनिटी की तरक्की के लिए जो है वो बेरेबल होना चाहिए। आरिफ भाई, हमारी डायरेक्शन क्या है? हमने देखा जब दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को जकड़ा तो सब बैठ गए, उन्होंने कहा नेशनल एक्शन प्लान बनाते हैं, दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा लिया, ज़रब अज़ब आया, रद्दुल फसाद आया, दहशतगर्दी माशाल्लाह पाकिस्तान से ख़त्म हो गई। ये जो इकनॉमिक सूरत हाल है, क्या इसके ऊपर कोई नेशनल पॉलिसी बन सकती है जिसमें सारी सियासी जमातें मुत्तहिद हों? कोई भी हुकूमत आए जाए, हमें मालूम है हमारा डॉलर रेट ये रहेगा, हमारी इकनॉमिक सूरत हाल ये रहेगी, और एक 10 साल के बाद 20 साल के बाद हम इस जगह पे जाके पहुंचेंगे, ऐसा कोई प्लान हो सकता है? कोई है? बिल्कुल हो सकता है, और ये बहुत दफ़ा जो है डिस्कशन हुआ है। आपने सुना होगा चार्टर ऑफ इकनॉमी की बात होती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो बैठ कर मुख्तलिफ जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उन पर कंसेंसस बना कि हुकूमत एक की आए दूसरे की हो, लेकिन ये पॉलिसीज़ में ज़्यादा जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। और इस सिलसिले में बातें बहुत हुई हैं। पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल ने बहुत इसके ऊपर कोशिश की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इंगेज हो के एक कॉमन पॉलिसी के फ्रेमवर्क के ऊपर जो है वो बात की जाए, और उसके बगैर कोई चारा नहीं है। आई थिंक अगर वो चीज़ हम अचीव कर सकेंगे तो ही हमारी ये मुश्किलात दूर हो। देखिए ना, आपने ये कहा कि दहशतगर्दी का मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, हमारा लोड शेडिंग का मसला था वो ख़त्म हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला था वो ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो हैं वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पिछला साल जो है इंटरनेशनल हाइक की प्राइस हाइक की वजह से जो है वो इन्फ्लेशन और महंगाई का जो है वो चैलेंज आ गया, लेकिन इकनॉमी और बिजनेसेस जो है वो अच्छे हो गए, लोगों की आमदनी जो है में इजाफा हुआ है, एग्रीकल्चर में भी, कारोबार में भी, इंडस्ट्री में भी। लेकिन अभी भी हमें एक सस्टेनेबल तरक्की के लिए ज़रूरी है कि भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलें। तो इसमें तो ये है कि पॉलिसी अगर
कंसिस्टेंट होंगी इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इन्वेस्टर कंफर्टेबल फील करेगा और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा और बाहर से भी लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो लोगों के लिए खुशहाली के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही जो है वो रोज़गार का बायस बढ़ाने का बायस जो है वो बनेगी। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस बहुत ही अच्छे दिन के वक्त जो है वो मुझे आपने इनवाइट किया और पाकिस्तान के बारे में जो है वो बातें हुई और पर्टिकुलरली हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो यंग जो है वो हमारे लोग हैं, उनके फ्यूचर के बारे में जो है वो डिस्कशन हुई। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे दिन जो है वो हमें दिखाएगा। हमारी थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी सी हम सब मिलकर और हम यूनाइटेड हों, हम जो है वो जुड़ें, न कि हम तफरीक नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जुड़ के एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग को जश्न आज़ादी मुबारक और इस अहद के साथ कि पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करते जाएंगे और बहुत पॉजिटिवली करते जाएंगे। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।